हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको रेडिट से मिली हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी जंगल की अजीबोगरीब घटनाएं हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीबोगरीब घटनाएं घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो घटना मुझे रेडिट से मिली है, ये कब की है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये B.Uner नाम के एक अकाउंट से मिली है। इस घटना को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना करीबन 50 साल पुरानी है। ये घटना अमेज़न की है, अमेज़न के पास के एक छोटे से कस्बे की, जहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा जंगल था। वहाँ पर कोई भी नहीं चाहता था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। उसी के पास के एक छोटे से जंगल की घटना है ये, जहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कस्बा था। वहाँ पर करीबन 50 से 60 परिवार रहते थे। ये घटना सबसे पहले जिस लड़की के साथ घटी थी उसका नाम एमिली था। तो अब आगे की घटना मैं आपको एमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एमिली है। ये घटना जब मेरे साथ घटी तब मेरी उम्र करीब 17 साल की थी। मैं उस जंगल में अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाया करती थी और कस्बे के और भी कई लोग जाया करते थे, लकड़ियाँ उठाने या फिर छोटा मोटा काम करने, क्योंकि उसी से ही उनका गुजारा होता था। हमारी फैमिली एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली थी। हम उतने अमीर नहीं थे। मेरी मॉम एक हाउसवाइफ थी और डैड बाहर लकड़ियों का ही काम करते थे, जहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री थी। उस कस्बे के ज़्यादातर मर्द उसी लकड़ी की फैक्ट्री में काम किया करते थे। औरतें हाउसवाइफ थी और उनके बच्चे छोटा मोटा काम किया करते थे या फिर कुछ लोग जंगल में जाकर लकड़ियाँ बीना करते थे। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल था। वो जंगल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसके कई हिस्सों में हमें जाना मना है। वजह हमें बिल्कुल भी नहीं पता। जब भी मैं अपने माता पिता से पूछती थी कि वहाँ पर जाना मना क्यों है, तो वो अक्सर यही कहते थे कि उन्हें भी इस बात की कोई खबर नहीं है। ऐसा उनके दादाजी कहा करते थे और वो अपने पूरे जीवन जंगल के उस हिस्से में बिल्कुल भी नहीं गए और ना ही मुझे जाने के लिए बोला। मैं भी अपनी इस उम्र तक जंगल के उस हिस्से में बिल्कुल भी नहीं गई थी। लेकिन मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम रीटा था। वो बहुत ही ज़्यादा शैतान थी, हर चीज़ उसको पसंद थी। मैं उसे बहुत मना करती थी, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में एक दिन उसकी वजह से हम लोग उस जंगल के हिस्से में पहुंच गए। जंगल का वो हिस्सा कुछ खास अलग नहीं था, वो भी नॉर्मल उन्हीं हिस्सों जैसा था जहाँ पर हम जाया करते थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घना था। वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ही पेड़ थे। ठंड वहाँ पर नॉर्मल हिस्से के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ पर हम गए, बहुत ज़्यादा शांति थी। न चिड़ियों की आवाज़, न सूरज की एक भी रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी। थोड़ा अंधेरा वहाँ पर ज़्यादा था और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था जितना हम जंगल के अंदर जा रहे थे। रीटा जंगल में ही चिल्ला रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी और जो कि सुन के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी आवाज़ गूंज के हमारे पास वापस आ रही थी, लेकिन और भी ज़्यादा तीखी और तेज़। रीटा अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी वजह से मैं उसे मना भी कर रही थी, लेकिन वो बात नहीं मान रही थी। उसको पता था कि मैं डर रही हूँ, तो मुझे और ज़्यादा छेड़ने लगी और जाके अंधेरे में किसी बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई। मैं कुछ देर के लिए उसको ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैं लगातार चिल्ला के उसका नाम भी बुला रही थी। मेरे चिल्लाने की वजह से मेरी आवाज़ खुद गूंज के मेरे पास वापस आ रही थी और रीटा और ज़्यादा चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ और ज़्यादा गूंज रही थी। चिल्लाने की वजह से वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं उसकी आवाज़ सुन के डरूं। उसे पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसको बोला कि ये भी मजाक बहुत हो गया, तुम आओ वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम यहाँ से जाओ अगर तुम्हें रास्ता मिले तो। और मैं जब पीछे घूम के देखी तो वो रास्ता मैं भूल चुकी थी जिधर से मैं आई थी। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं फिर वहीं पर खड़े होकर रीटा से दोबारा बोलने लगी कि रीटा, मुझे इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चलो।
मेरे ये बोलने के बाद उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। वो एकदम शांत हो गई थी। जंगल के उस हिस्से में बस मेरी ही आवाज़ गूंज रही थी। सब कुछ एकदम शांत था। कुछ देर बाद मैं भी चुप हो गई और शांति से उसे चारों तरफ ढूंढने लगी। क्या पता उसकी हंसी की या उसके कदमों की आवाज़ आ जाए। और वैसे ही मैं उसे हर पेड़ के पीछे ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि उसको ढूंढते ढूंढते मैं जंगल के और ही अंदर जा रही थी। उसको ढूंढते ढूंढते मैं एकदम थक चुकी थी। वो मिल ही नहीं रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब खुद ही वापस जाऊंगी। उसका अब मजाक मुझे पसंद नहीं आ रहा था। कुछ दूर जिधर से मैं आई थी उस तरफ वापस जाने लगी तो देखा कि 4-5 पेड़ के पीछे वहां पर कोई चल रहा था। अंधेरा था, लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे ढंग से उसकी परछाई ना दिखाई दे। उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो कपड़े हूबहू वैसे ही कपड़े थे जैसे रीटा के कपड़े हों। वो रीटा ही थी। मैं उसे दूर से पहचान गई थी। हालांकि उसे देख के मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी। वो मुझसे करीबन 4 से 5 मीटर की दूरी पर थी। सर झुका के खड़ी थी, लंबे बाल। मैंने उससे बोला कि तुम्हारा मजाक बहुत हो गया, अब यहाँ से चलते हैं। उसने कुछ भी नहीं बोला। वो बस वैसे ही सर झुका के खड़ी थी। कुछ देर तक मैं उसे बुलाती रही। जब वो नहीं मानी तो मैं खुद चलते हुए उसके पास गई, उसके हाथ को पकड़ा और खींच के ले जाने लगी, लेकिन वो वहां से हिली तक नहीं। उसके पैर जैसे जमीन पे जम गए हों, मजबूती से। रीटा मेरे कंपैरिजन में थोड़ी सी दुबली थी। मेरे शरीर में उससे ज्यादा ताकत थी, लेकिन मैं फिर भी उसे खींच नहीं पा रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हो। उसने कुछ भी नहीं बोला, बस वहीं पर ही खड़ी थी। मैं फिर डर गई। मैंने रीटा से बोला कि तुम्हें क्या हो गया है। उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने फिर उसके चेहरे से उसके बालों को हटाया और जो चीज़ मैंने देखा, मेरी चीख इतनी जोर से उस जंगल में गूंजी कि शायद ही मैं अपने पूरे जीवन में कभी चिल्लाई हूँ। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, जैसे कि किसी घोड़े की आंखें होती हैं, उतनी ही बड़ी। इंसानी आंखों से एकदम विपरीत। चेहरा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मुंह और ज़्यादा बड़ा हो गया था। फिर वो मुझे देख के मुस्कुराई। उसकी हंसी बहुत ज़्यादा भयानक थी। इतना लंबा मुंह, जैसे कि लग रहा था कि वो कोई राक्षस हो। दांत थोड़े से मोटे हो गए थे, नुकीले नहीं थे पर मोटे। होठों से राल टपक रही थी और वो मुझे ही देख रही थी। मुझे उसे देख के ऐसा लगा कि वो मुझे खा जाएगी। उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। उसका शरीर उतना ही दुबला पतला था, लेकिन चेहरे में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। मैं उसे देख के बस कुछ देर तक शांत रही। वो मुझे ही देखती रही। उसकी इतनी बड़ी आंखें जैसे मुझे सम्मोहित कर रही थी। वो पता नहीं आखिर मुझे क्या हो गया था। मैं फिर भागी। शायद इतनी तेज मैं अपने जीवन में कभी भी भागी नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जा किधर रही थी, और वो मेरे पीछे ही थी। वो भी मेरे पीछे ही भाग रही थी, अजीब से चिल्ला के। वो जब चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज़ दो लोगों में आ रही थी, जैसे कि एक और आवाज़ हो। भागते वक्त मेरी नज़र ऊपर की तरफ पड़ रही थी, उन पेड़ों पर जो कि जंगल के उस अंधेरे हिस्से में थे। ऐसा लग रहा था कि उन पेड़ों के ऊपर कोई बैठा हुआ है। हर पेड़ के ऊपर दो काली परछाइयां जो कि मुझे और उसे भागते हुए देख रही हैं। शायद वो उसे कंट्रोल कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कि मैं भाग पाऊँ। भागते भागते मैं ज़मीन पर नीचे गिर गई और मैंने फिर पेड़ के ऊपर की तरफ देखा। वो सारी काली परछाइयाँ मुझे ही देख रही थी और रीटा मेरी तरफ भागते हुए आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इतना डर गई थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब रीटा भागते हुए मेरी तरफ आई तो डर की वजह से मैं बेहोश हो गई और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में थी, अपने बेड पे। मॉम डैड मेरे बगल में ही बैठे हुए थे। मेरे हाथ पैरों में बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी और पट्टियां भी बंधी हुई थी। मैं उन्हें देख रही थी। सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था जब मेरी आंखें खुली, और जब मैं उठी तो एकदम चौंक के उठी थी, डर के। मुझे पता नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या। डैड ने मुझसे पूछा कि तुम उस जंगल में क्यों गई थी। मैंने उन्हें बताया जो कुछ भी मैंने देखा। फिर मैंने तुरंत रीटा के बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि मैं और रीटा
जंगल के कोने में ही पड़े हुए मिले थे। हम लोग जंगल के एकदम अंत तक पहुंच गए थे, मतलब उस हिस्से में जहां पर जाना मना था, उसके एकदम कोने तक। और हम 2 दिन से घर नहीं आए थे। सब हमें 2 दिन से ही ढूंढ रहे थे। मतलब 2 दिन से मैं और रीटा उसी जंगल के हिस्से में थे। वहां पर क्या कर रहे थे किसी को कुछ भी नहीं पता। बेहोश थे। हमारे साथ क्या हुआ कुछ भी याद नहीं। मुझे साफ साफ इतना याद है, जब मैं बेहोश हुई थी तो मेरे हाथ पे इतने जख्म नहीं थे, लेकिन जब मैं उठी तो मेरे हाथ और पैरों पे काफ़ी ज़्यादा जख्म थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं 2 दिन तक वहाँ पर थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। पापा को याद था कि मैंने कुछ दिनों पहले उनसे जंगल के उस हिस्से के बारे में पूछा था, तो उन्होंने अनुमान लगाया और अपने दोस्तों के साथ मुझे ढूंढने के लिए जंगल के उसी हिस्से में आए। और अपने दोस्तों के साथ मुझे ढूंढने के लिए जंगल के उसी हिस्से में आए। और मैं और रीटा वहाँ पर उनको मिले। हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रीटा का शरीर बुखार से तप रहा था और मेरे शरीर में ढेर सारे जख्म थे। हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता, और ना ही हमें। हमने जो कुछ भी देखा उन्हें सब कुछ बताया। इसीलिए मेरे पापा ने मुझे वहाँ पर जाने के लिए मना किया था, क्योंकि जंगल के उस हिस्से में भूत प्रेतों का वास रहता है। पहले वहाँ पर डेड बॉडीज दफनाई जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ पर लोगों को अजीब सा आभास होता गया और फिर वहाँ पर डेड बॉडी को भी दफनाना बंद कर दिया गया और उस हिस्से में कोई भी नहीं जाता है। करीबन 1 महीने बाद मैं रीटा से मिली। उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। उसका बुखार उतरने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी रहती थी। मैं रीटा से मिलने गई और मैंने उससे पूछा कि आखिर उस दिन वहाँ पर हुआ क्या था। सबसे पहले तो रीटा ने मुझसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगी। फिर उसने मुझे बताया कि वो बस मुझे डराने की कोशिश कर रही थी और मुझे डराते हुए वो एक पेड़ के पीछे छुप गई। और तभी उसने ऐसा देखा कि कोई काली सी परछाई उसके सामने आके खड़ी है और फिर वो काली परछाई उसके शरीर के अंदर आ गई। और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। ऐसा लग रहा था कि उस काली परछाई ने उसे सम्मोहित कर लिया था और वो उसी के ही कब्जे में थी। उसके बाद रीटा की जब आंखें खुली तो वो अपने घर पे थी, लेकिन तब तक उसके हाथ पैर में बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी। वो 2 दिन तक वहीं पर थी। हमारे साथ 2 दिन तक क्या हुआ, हम क्या कर रहे थे, हम वहीं पर पड़े थे या फिर वो आत्माएं हमारे अंदर थी और हमें लेके कहीं भटक रही थी, क्या हुआ कुछ भी याद नहीं। और वो राज राज ही रह गया। लेकिन उस घटना के बाद से मैं और रीटा कभी भी जंगल के उस हिस्से पे नहीं गए और हमारी इस घटना के बाद और कोई भी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना अलारा के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको अलारा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अलारा है। ये घटना मेरे साथ मेरे हर वेकेशन में घटती है और आज तक मैं ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये घटना होती क्यों थी। जब ये घटना मेरे साथ हुई थी तब मेरी उम्र करीब 13 साल की थी जब मैंने पहली बार इसको महसूस किया था। फिर 14, 15, 16 हर साल में ऐसी घटनाएं होती रहीं और उसके बाद मैंने उस जगह जाना ही बंद कर दिया जहाँ पर यह घटना होती थी। वजह मैं आपको आगे बताऊंगी। दरअसल मेरे जब वेकेशंस होते थे तो मैं अक्सर अपने नानी नाना के घर चली जाया करती थी, क्योंकि मॉम डैड अक्सर हर वेकेशन पे कोई ना कोई ट्रिप प्लान कर लिया करते थे और मुझे उनके साथ जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और ना ही मैं उनके साथ जाया करती थी, क्योंकि मुझे उन्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर वेकेशन में मैं अपने नाना नानी के यहाँ चली जाती थी, जो कि शहर के आउटर एरिया में एक फॉरेस्ट के पास रहते हैं। वहाँ पर बहुत ढेर सारे घर हैं, लेकिन हर घर के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी भी है। हर घर घने जंगलों से घिरा हुआ है। एक छोटी सी नॉर्मल रोड गई हुई है जो कि हर घरों को कनेक्ट करती है। उस पूरे जंगल के एरिया में करीबन 50 से 60 घर होंगे, लेकिन हर घर में काफ़ी ज़्यादा दूरी है। इतनी दूरी कि एक घर से दूसरे घर पहुंचने में करीबन 3 मिनट करेक्ट लगते हैं अगर आप गाड़ी से जाएं तो। हर वेकेशन में जाते वक्त नानी नाना मुझे बाहर ही नहीं निकलने देते थे, लेकिन इस बार मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी। मैं उन्हीं के यहाँ गई। वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति भी रहती है। नानी नाना या तो अपना काम किया करते हैं या तो अपने कमरे में रहते और आराम करते हैं, क्योंकि वो थोड़े बुजुर्ग भी हो गए थे, पर इतने भी नहीं कि मुझे संभाल ना पाए।
वो अक्सर मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तैयार कर देते थे। मुझे किसी बात की कोई ज़बरदस्ती भी नहीं थी। मेरा जब मन होता था मैं तब खाती थी और सोती थी। बस मुझे घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। मैं बस उनकी नज़रों के सामने रहूं, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। बस वहाँ पर यह था कि कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे, एक भी दोस्त नहीं। नानी नाना के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम सैली था। मैं अक्सर उसी के साथ ही खेला करती थी। कहते थे कि उस बिल्ली को पहले ही सब कुछ पता चल जाता था, आभास हो जाता था कि कोई आने वाला है, या उसको अंधेरे में ऐसी चीज़ें दिख जाती थी जो कि कभी किसी को पता नहीं होती थी। खैर, ये तो कहने की बात है। हर बार की तरह इस बार मेरे लिए थोड़ी रोक टोक कम हो गई थी। मैं पहली बार शाम के वक्त उस घर से बाहर निकली थी। मैं खेल रही थी बाहर यार्ड में और लेट भी हो गया था। शैली वहीं पर ही थी, बैठी हुई थी, और मैं एक बुक पढ़ रही थी। शाम हो गई थी। बुक रखने के बाद थोड़ी देर वहाँ का मौसम एंजॉय कर रही थी क्योंकि हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी। नानी ने मुझे बस एक ही बार बोला था कि शाम हो गई है, तुम घर के अंदर आ जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि डिनर निकाल के उन्होंने टेबल पर रख दिया है, बस मुझे गर्म करके खाना है। मैंने उनसे कहा ठीक है। उसके बाद वो लोग आराम करने के लिए चले गए। कुछ देर तक मैं वहीं पर ही बैठी थी, मौसम के मजे ले रही थी। तभी शैली तुरंत उठ के एक बड़े से झूले के पीछे जाके खड़ी हो गई और वो झाड़ के पीछे ही देख रही थी, लगातार उसी तरफ घूरते हुए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो वहां कर क्या रही है। पहले मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो फिर थोड़ी देर तक उधर ही देखती रही। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया है, इधर आओ। पर वो नहीं आई, उसी तरफ बैठ के लगातार देखे जा रही थी। मैं फिर उठ के उसकी तरफ गई और वो वहीं पर ही थी। उसे उठाया और लेके फिर रूम के अंदर जाने लगी, लेकिन उसका सर उसी तरफ ही घुमा हुआ था। मैं बार बार उस तरफ देख रही थी, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद उसका कोई वहम होगा, या फिर उसे ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो कि वहां पर कोई है। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया और उसको घर के अंदर लेकर आ गई, और वो भागते हुए ऊपर मेरे कमरे में ही चली गई क्योंकि वहीं पर ही वो रहती थी। मैंने अपना डिनर खत्म किया और उसके बाद मैं भी ऊपर अपने कमरे में चली गई। मैंने देखा कि वो फिर से खिड़की के पास खड़ी थी और उसी हिस्से में देख रही थी जहां पर वो पहले देख रही थी। मैं फिर खिड़की के पास गई और मैं भी उसी हिस्से में देखने लगी। तब मुझे महसूस हुआ कि वहां पर कोई है। उस झाड़ी के पास कोई काली सी चीज, दोनों हाथ पैर दिख रहे थे उसके। उसकी आंखें चमक रही थी और वो हमें ही देख रही थी, लगातार, शांति से। मैंने भी उसे ही देख रही थी। मुझे लगा कि शायद वो कोई चोर है। मैं तुरंत अपने कबर्ड से टॉर्च निकाली और उस तरफ देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वो गायब हो चुकी थी। उसके गायब होते ही शैली तुरंत वहां से उठ के दोबारा अपने बेड पर जाके सो गई। मैं भी उसे देख रही थी और वहां पे सच में कोई था। मैं फिर सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने नानी नाना को उसके बारे में बताया। वो दोनों लोग घूर के पहले एक दूसरे को देखे, फिर मुझे। उन्होंने मुझसे बोला, कहा कि ये तुम्हारा कोई वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब तुम शाम को बाहर मत निकलना, घर में जल्दी अंदर आ जाया करो। वो लोग दोबारा मुझ पे वही रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे जो कि हर साल लगाते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में अब उन्हें बताऊंगी ही नहीं, वरना वो लोग दोबारा मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और मुझे बाहर नहीं रहने देंगे। उसके बाद उसी दिन शाम को मैं दोबारा बाहर बैठी हुई थी। नानी फिर मुझे बुलाने लगी। मैंने उनसे कहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन इस बार वो जब तक नहीं गई तब तक मैं घर के अंदर नहीं आ गई। मैं घर के अंदर आई, डिनर किया और अपने कमरे में चली गई। फिर से शैली वहीं पर ही खड़ी थी, उस जगह देख रही थी। मैं फिर वहां पर गई और वो परछाई अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। वो किसी इंसान की परछाई थी, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ रही थी। साफ साफ उसे देख के पता चल गया था कि वो कोई चोर तो नहीं है या कोई इंसान तो नहीं है, क्योंकि रात में उसकी आंखें नहीं चमकेंगी। सच बताऊं तो मुझे डर नहीं लग रहा था, बस थोड़ी हैरान थी कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। फिर धीरे धीरे मैं उसे देखती रही और वो मेरी तरफ देख रही थी। मुझे उसके पास से कोई आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमे, लेकिन मैं सुनने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार मेरा नाम पुकार रही थी और मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। उसने जैसे मुझे सम्मोहित सा कर लिया था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊं। मैं धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के
मेन दरवाजे से उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी। तभी रात में मेरे नाना जी उठ गए। उन्होंने मुझे देखा कि मैं घर के बाहर जा रही हूँ। जैसे उन्होंने मुझे देखा, मैं उन्हें देख के एकदम हैरान हो गई। जैसा लगा कि मैं होश में ही नहीं थी, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही थी मुझे समझ में आ रहा था, पर मैं अपने आप उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। दादाजी ने बोला मुझसे कि मैं रात में इस वक्त बाहर कहाँ जा रही हूँ। मैंने किसी तरह झूठ बोला और कहा मुझे अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, इसलिए मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि इस वक्त रात में बाहर मत निकलो, बाहर खतरा है। मैंने उनसे पूछा किस चीज़ का खतरा। उन्होंने कहा कि रात में अक्सर जंगली जानवर आ जाया करते हैं, इसलिए लोग घर के अंदर ही रहते हैं। हो सके तो तुम बैल्कनी में चली जाओ, लेकिन घर के बाहर मत जाओ। फिर दादाजी वहीं मेन डोर के पास ही बैठ गए, जहाँ पर किचन था, डाइनिंग एरिया की तरफ अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगे। उन्होंने मुझे कॉफ़ी भी ऑफ़र की, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। शायद वो यही कोशिश कर रहे थे कि मैं बाहर ना जाऊं। मैं दोबारा अपने कमरे की बैल्कनी में गई और उसी तरफ देखती रही। वो परछाई अभी भी वहीं खड़ी थी। मैं अपने साथ सैली को उठाकर ले आई थी और उसी परछाई को देख रही थी। वो लगातार मेरा नाम बुलाए जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ न कुछ तो अजीब ज़रूर लग रहा था। इस बार मैंने सैली को वहीं पर ही रखा और उसने सैली का भी नाम बुलाया और ये मुझे सुनाई दिया, और शायद सैली को भी उसका नाम सुनाई दिया होगा। सैली भागते हुए उसी झाड़ी की तरफ गई जहां पर वो था। बैल्कनी से कूद गई थी वो। एक बिल्ली के लिए ये सब तो बहुत ही आसान है। वहां से कूद के जैसी वो झाड़ी के पास गई, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कि कोई उसे मार रहा है। उस आवाज को सुन के मैं डर गई थी, जैसे कि मैं होश में आ गई थी। वो चीख रही थी। मैं डर गई। मैं भागते हुए तुरंत नानी नाना के पास गई और उन्हें ये चीज बताई। इस समय वो लोग भी रात में बाहर नहीं निकले। उनको किसी चीज का डर था। वो लोग मुझे बता नहीं रहे थे, लेकिन शायद वो कुछ तो जानते थे जो कि वो मुझे बताना ना चाह रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं अपने कमरे में वापस चली जाऊं। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस गई और रो रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा था। मैं फिर सुबह उठी और दोबारा नानी नाना के पास जाके उसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि रात में यहाँ पर कोई चीज घूमती है जो हमें अक्सर बुलाया करती है और सम्मोहित करती है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आती। वो क्या चीज है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। दिन में तो सब ठीक रहता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, ये हरकतें होना चालू हो जाती हैं। आवाजें, ऐसा लगता है कि कोई घर के चारों तरफ घूम रहा हो। लाल लाल आंखें अंधेरे में आती हुई और फिर उसी अंधेरे में गायब हो जाती है। जब ये चीज़ मुझे पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैं उस झाड़ी के पास गई जहाँ पर रात में शैली कूद के गई थी। वो वहाँ पर नहीं थी, गायब हो चुकी थी। बस उसकी पूंछ का एक छोटा सा हिस्सा पड़ा हुआ था, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद मैं दोबारा घर के अंदर चली गई और फिर बहुत रोई। उसके बाद मैं रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो चीज़ मुझे बार बार बुलाया करती थी। फिर मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई और मैं घर चली गई। और हर साल जब भी मैं नानी नाना के यहाँ जाती थी तो वो चीज़ वहीं पर ही भटका करती थी। वो कभी भी घर के अंदर नहीं आती थी। आसपास के घरों में भी ये चीज़ होती थी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन फिर कुछ साल बाद नाना जी की डेथ हो गई। वजह मुझे भी नहीं पता थी। शायद उनको कोई बीमारी हो गई थी, लेकिन मुझे अभी भी लगता था कि शायद इसके पीछे उसी काली परछाई की ही कोई हरकत है। नानी को लेके हम लोग शहर आ गए थे और वो घर वैसे का वैसा ही था। कुछ साल बाद मॉम ने उस घर को बेच दिया और फिर हम लोग परमानेंटली यहीं पर ही शिफ्ट हो गए। और फिर कुछ सालों बाद नानी की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गई थी। इस घटना के बाद मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गई और नहीं आज तक कभी पता चला कि आखिर वो चीज़ थी क्या। वो अभी भी उन्हीं जंगलों में भटक रही होगी हमारे घर के चारों तरफ, दूसरे शिकार के लिए, ताकि वो उसे मार सके। तो दोस्तों, ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।